सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब पर एक तरह से अदालती मोहर भी लग चुकी है। आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक ने गवर्नर कुंडी को हुक्म दिया है कि वो कल शाम 4 बजे तक नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लें। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला आफरीदी की हलफ बर्दारी से मुताल्लिक PTI की इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब गवर्नर ने इस्तीफ़ा मौसूल कर लिया तो वज़ीर आला मुस्ताफ़ी तस्वुर होगा। अली अमीन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और इसलिए गवर्नर के ख़त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जिनके गवर्नर हैं, उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कराची में एक तकरीब में जहां उनके सामने गवर्नर कुंडी मौजूद थे, उनको मुखातिब करते हुए हिदायत दे दी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा जाएं और अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करें। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इसी इलेक्शन से मुताल्लिक एक और भी अदालत के सामने दरख्वास्त है जो कि JUI की तरफ से है और बादियुन नज़र में ये जो कल की हलफ बर्दारी का हुक्म दिया गया है, ये JUI की दरख्वास्त उसके रास्ते में रुकावट बन सकती है। इस दरख्वास्त में JUI का मौक़िफ़ ये है कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी मंजूर हुआ नहीं था, उससे पहले ही वज़ीर आला का इलेक्शन हो गया, लिहाजा नए वज़ीर आला का इलेक्शन गैर कानूनी है। अब इसकी कल समाअत होगी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अदालती हुक्म कल हलफ उठा पाएंगे या नहीं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मीना खान आफरीदी साहब, आप सूबाई वज़ीर है बराए हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम में हम JUI का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें के लिए हमें कुछ ही देर में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन करेंगे। आगाज़ मीना खान साहब आपसे ही करना चाहेंगे। अब अदालत का एक हुक्म तो आ चुका है, लेकिन JUI की दरख्वास्त भी मौजूद है जिसकी कल समाअत होगी। आप लोगों को लगता है कि कल आपके CM हलफ उठा पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आईन और कानून की बात है, तमाम तर तकाजे पूरे किए गए। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से एक इस्तीफ़ा भेजा गया, फिर गवर्नर साहब ने कहा कि उन्हें इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। उसकी कंफर्मेशन के लिए दूसरा इस्तीफ़ा जो है वो भेजा गया और फिर गवर्नर मौसूफ ने कहा कि दोनों के साइन जो है वो नहीं मिल रहे। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि गवर्नर साहब तो इनकारी हो चुके थे कि एक इस्तीफ़ा उनको मौसूल ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे ही जो है वो दूसरा इस्तीफ़ा मंजर आम पे आ गया। फिर उसके बाद अली अमीन साहब ने अपनी वीडियोस के ज़रिए मीडिया के साथ और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने जो है बरमला इजहार किया कि मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और उन्होंने नए वज़ीर आला को वोट दिया, उसका वोट शामिल है उसके इंतखाब में। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो उसके इंतखाब को कानूनी बनाता है। दूसरा, जो आइन का आर्टिकल 130 क्लास 8 है, उसमें बड़ा कैटेगोरिकल लिखा है कि आप जब इस्तीफा देते हैं तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस का कोई शक ही नहीं रहता। और आज जब ओथ के ऊपर हमारे पिटीशन में चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए, मैं वहाँ पे मौजूद था, उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं आया, ना तो गवर्नर साहब के वकील की तरफ से, ना ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से। वो मुतमईन नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि जिस टाइम जो है उन्होंने दिया है इस्तीफा तो उसी से जो है मंजूर होगा। तो मुझे उम्मीद है जो JUI है, और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूं कि अगर JUI या बाकी जमातों को ये गैर कानूनी और गैर आईनी नजर आ रहा था तो उन्होंने फिर कागजात क्यों जमा किए, नॉमिनेशन पेपर क्यों लिए, और क्योंकि ये तो पहले से ही तय था। मैं इख्तियार वली साहब से कुछ और भी कॉन्ट्रडिक्शंस हमें नजर आती हैं। इख्तियार वली साहब, अदालत का जो हुक्म है वो तो बहुत वाज़ेह है, क्या अभी भी कोई गुंजाइश रह जाती है कि कल हलफ ना हो जाना चाहिए? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब सा अदालत ने जो हुक्म दिया सर आंखों पर उस पर मनो अमल भी होगा, और जो आपने बात की वो भी बीच में एक चीज़ है कि अगर उसके मुतालिक कोई फैसला कल आ जाता है अगर कल वो कोई दूसरी पिटीशन भी साथ ले जाएं कि इस पे स्टे ऑर्डर के लिए वो दरख्वास्त कर सकते हैं, अगर वो इसके साथ क्लब कर दी जाए, जो बेसिकली JUI ने जो उनके उम्मीदवार मौलाना लुत्फुर रहमान साहब ने चैलेंज किया है, वो उन्होंने इस तरीक़ेकार को
ये चैलेंज किया है कि ये गैर आईनी था। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं मीना खान अफरीदी, ये अभी तक सूबाई वजीर हैं, हालांकि ये अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट के मेंबर थे, वो नहीं रहे। ये किस तरह डी नोटिफाई नहीं हो सके? अभी तक ये डी नोटिफाई नहीं हुए, इनकी डी नोटिफिकेशन नहीं हुई। कैबिनेट इंटैक्ट है, सीएम इंटैक्ट है। हाउ कम यू कैन इलेक्ट अनदर चीफ मिनिस्टर? इज इट पॉसिबल? रूल्स तो ये अलाउ नहीं करते हैं। अब हाई कोर्ट का फैसला है सर आंखों पर, बट वी विल नॉक द डोर ऑफ हाई कोर्ट। आज जो फैसला हुआ था वो सिंगल बेंच का है। कल जो इसकी हियरिंग होगी वो डीबी का है, उसमें 2 रुकनी बेंच बैठेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इनको पता था कि इनके अपने जो वोटर्स हैं वो इंटैक्ट नहीं रहेंगे। अभी भी इन्होंने 8 तारीख से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 5 दिन कैसे इंटैक्ट रखे इख्तियार साहब? इन्होंने कैसे कायम रखे अपने मेंबरान जिन पे पार्टी की कोई पॉलिसी लागू नहीं होती थी? हब से बेजा में बांध के रखा, सीएम हाउस में उनको रखा, वही खाया, वही पिलाया, वही सुलाया, वही बिठाया, वही नमाज पढ़ाई, और वहीं पर हर 6 घंटे बाद कुरान पाक बीच में लाके नमाज के बाद क्या सब इस पे हाथ रखो। मीना खान साहब, मैं जवाब बताइए, ये तो बहुत सख्त आप बता रहे हैं कि उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई। जी मुझे बताइए, ये हमसे बेजा में कुछ भी कह देते हैं और ये कोई मतलब ये फ्री भाई है अपने, ऐसा है। इख्तियार साहब रिस्पांस ले लेते हैं। मीना खान साहब, आप लोगों ने कैसे, क्योंकि पहले भी जब गंडापुर साहब को भी इनहराफ का इतना डर था कि उनको ओहदे देने पड़े थे कि ताकि लोग मुखालफत ना करें पॉलिसी की, तो कैसे आपने इनको इंटैक्ट रखा? बात सुने, मैंने यही कहा ना कि वो इख्तियार साहब कुछ भी कह देते हैं। ऐसा है कि जो लोग 9 मई के बाद नहीं टूटे, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, बर्बरियत, सिफाकियत, कुछ भी हुआ, उनके ऊपर FIR बने, उनके ऊपर दहशतगर्दी के FIR बने, ट्रीजन के FIR बने, उसके बावजूद वो नहीं टूटे। तो एक इलेक्शन के लिए जहाँ पे उनकी ऑलरेडी हुकूमत है, तो उनको कैसे तोड़ा जा सकता है? देखिए बचकाने पर मुझे अगर आप बीच में, क्योंकि सेनेट इलेक्शन में तो हमने देखा एक परेशानी थी आप लोगों के हलकों में, सीट एडजस्टमेंट करना पड़ी ऑपोजिशन के साथ, तो खतरा तो था, और यही दावा इख्तियार वली साहब बहुत वक्त से कर रहे हैं कि हमसे राब्ते में इनके लोग। देखिए वो सिनेरियो चेंज था। आपको पता है कि गैर आईनी तौर पे इन्होंने 1.5 साल सेनेट के इलेक्शन को रोके रखा, किस लिए कि वो जो उनका हक नहीं था रिजर्व सीट्स जब तक हुई नहीं है उनके हक में, तब तक वो सेनेट इलेक्शन नहीं करने लगे थे। ये तो सारा एक सिस्टम बना हुआ है, एक रोटन किस्म का, कि जिसकी वजह से जो है ये सारी चीजें हो रही है और आइन को का इनखिराफ किया जाता है। तो वो तो ऑलरेडी एक चीज बनी हुई थी जिसके ऊपर एक कंसेंसस बना था। और आप लोगों ने कोई हलफ लिए इन मेंबरान से कि वो इनहराफ नहीं करेंगे? जो भी इख्तियार साहब ने कहा कि उनको सीएम हाउस में रखा, इन्होंने हब से बेजा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल मैं ये अल्फाज इनको वापस भी लेने चाहिए। और इनके पास तो देखिए फेडरल गवर्नमेंट है, इनके पास एजेंसियां हैं, जरा उनके एड्रेस मालूम करके देखिए कि हर बंदा जो है अपने हलकों में उनके सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा है। यहाँ पे कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। हाँ, आपके तवज्जुह से बताऊं, जिन लोगों से ये अहकामात लेके आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टॉक शोज में आते हैं और उन्हीं अहकामात की बुनियाद पे फिर ये पॉलिटिकल प्रोसेस को सबताज करते हैं, वो लोग जो है आए थे 1-2 मेंबर्स के पास और उनको कहा था कि विश लिस्ट उनके पास लेके आए थे कि क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ 2 बातें की। नंबर 1 कि आपने 9 मई के बाद इतना प्रेशर दे के हमारी वफादारी चेंज नहीं की, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, जिनकी चेंज की उनकी पॉलिटिकल वर्थ क्या है, वो कहाँ पे खड़े हैं पॉलिटिकली अपने हलकों के अंदर, अवाम के अंदर, वो जरा हमें बताए। तो फिर उनको जो है, मुझे हाफिज हमदुल्ला साहब ने ज्वाइन कर लिया है। हाफिज हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA। हाफिज साहब, बहुत शुक्र के लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक हुक्म दिया है नए CM जो मुंतखब हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे हलफ लेने का। गवर्नर साहब को पीपल्स पार्टी ने भी ऑर्डर दे दिया है कि वो आकर हलफ लें। और तो अब JUI की जो दरख्वास्त है अदालत के रूबरू, आप लोग उसको वापस लेंगे इस फैसले को देखते हुए, या फिर किन ग्राउंड्स पे इसको आगे लेकर चलेंगे? बहुत शुक्रिया अब साहब भी। देखिए अब साहब, बुनियादी तौर पर तो हमारी पिटीशन बिल्कुल सादा है और जमीयत उलमा इस्लाम का जो पस मंज़र है इस पूरी सूरत हाल में, वो भी आपके सामने अगर आपकी इजाज़त हो मैं रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत या अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस करना, ये
अपनी क़ियादत की तरफ से है, और जिसको नामिनेट किया गया है ये भी PTI की क़ियादत की तरफ से है। न कोई तहरीक अदम इतिमाद आया है, न तहरीक अदम इतिमाद के नतीजे में ये पूरी सूरत हाल सामने आई है। और एक बार तहरीक अदम इतिमाद की नौबत आई जब PTI का वफद आया मौलाना के पास। मौलाना ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, न उसकी गिरानी में मुझे दिलचस्पी है। अलबत्ता अगर अली अमीन गंडापुर तब्दील हो जाता है, कोई और आता है विद इन द PTI, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो लिहाजा सूरत हाल तो PTI ने बनाई और ये पूरी सिचुएशन उन्हीं की वजह से है। अब आई ये इस बात पर कि कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि गवर्नर कल हल्फ ले मुंतखब वज़ीर आला से, ये तो एक फ़ैसला है। और हमारे जो पार्लिमानी लीडर है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने पिटीशन किया है, उसका मुद्दा ये है कि यह प्रोसेस गैर आइनी है, ये आइन के मुताबिक नहीं है। अब वो कानूनी माहिरीन जो हमारे तरफ से कोर्ट में पेश हुए थे आज, उसी सिलसिले में आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो 2 जजेस की बेंच है उन्होंने कल के लिए समाअत मुकर्रर किया है। यानी इसका मतलब ये है कि समाअत के लिए उन्होंने मंजूर किया है। अभी कल फैसला होगा कि वाकई ये जो प्रोसेस हुआ सीएम के इंतखाब का ये आईनी है या गैर आईनी है। मौलाना साहब का एक ही मुखालफत थी PTI से और वो उनका मुतालबा था कि गंडापुर साहब को तब्दील किया जाए। जो शख्सियत है सोहेल आफरीदी, उनसे भी आप लोगों का कोई एतराज़ है या आप इस बात पे खुश हैं कि कम अज़ कम गंडापुर तो तब्दील हो रहे हैं, प्रोसेस फॉलो हो जाए आपके मुताबिक? देखिए बात यह है, गंडापुर की ज़ात से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, न PTI से हमारी कोई दुश्मनी है। असल मसला यह था कि अली अमीन गंडापुर की 1.5 साल हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल दिगर गुन थी, नागुफ्तबे थी, और बदअमनी के हवाले से और माली बदनवानी के हवाले से, करप्शन के हवाले से, इंतज़ामी हवाले से, इसलिए बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी वो हुकूमत। उसकी दलील ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में PTI के अरकान ग्रुपों में तकसीम थे, उनके वोटर उनके CM से नाराज़ थे, अभी भी आप जाके पूछिए। इसलिए हमने कहा कि अगर वो तब्दील हो तो इसमें फ़ायदा होगा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का, हमारे ज़ाती फ़ायदा नहीं, न जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ायदा, न मौलाना साहब का फ़ायदा नहीं, खैबर की आवाम मौलाना साहब के खिलाफ बयान देते थे जिसमें इमरान खान भी उनको रोकते थे। अब अफरीदी को उन्होंने नामिनेट किया है, वो आया है, उसकी शख्सियत पर हमने एतराज़ नहीं किया। अगर एतराज़ किया है तो PMLN वालों ने किया है। हम तो इंतज़ार करेंगे, अगर वो वज़ीर आला बनेंगे उसको आइन का कोर्ट फैसला देंगे। अगर आपकी इजाज़त हो मैं इख्तियार वली साहब का उस सूरत में फिर हम एक जुमला फिर हम देखेंगे कि उसकी कारकर्दगी क्या होगी, वो किस तरह सूबे को चलाएंगे। उनका फोकस तो एक हवाले से होगा, मैं इस तरफ गुफ्तगू को लेकर जाऊंगी। हाफिज साहब उन्होंने बता दिया कि उनका फोकस किस हवाले से होगा। इख्तियार वली साहब, जिस बेसिस के ऊपर आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में तनकीद की है नए जो CM है नौमुंतखब CM सोहेल आफरीदी पर, मौलाना साहब ने उसी किस्म की बात की है जो PTI कह रही है कि अफगान तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मैं अफगान क़यादत से राब्ते में हूँ, वो भी अफहाम तफहीम चाहते हैं, मैं किरदार अदा कर सकता हूँ उनसे बातचीत करने का। कुछ वजाहतें भी उन्होंने अफगान तालिबान के बिहाफ पे दी और कहते हैं कि हम जो उनसे तकाजा करते हैं यानी दहशतगर्दी कंट्रोल करने का क्रॉस बॉर्डर, अभी वो इस काबिल नहीं है सो डिफेंस सलाहियत के एतबार से। सो वही तो बात है जो आप कह रहे हैं, जिसकी बेसिस पे PTI पे दहशतगर्दों का सिंपथाइजर होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मौलाना साहब ने वही बात की जिनसे कल आपकी मुलाकात हुई है। देखें, इनफैक्ट किसी की शक्ल से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कौन कितना खूबसूरत है, कौन कैसा है, सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। हमें शक्ल सूरत पे नहीं बल्कि हमें उनके अमल से एतराज़ है। अब गंडापुर का जो किरदार रहा 1.5 साल, वो मतलब उसको अगर आप देखें, परखें, सोचें तो सूबा बैड गवर्नेंस में मजीद धंसता गया, टेररिज्म में धंसता गया, जो करप्शन है उसके ऐसे ऐसे स्कैंडल निकले हैं कि जिसकी खुदा की पनाह 200 अरब किया तो 250 अरब किया तो 100 अरब किया। मौलाना साहब के ऑफर पे बात करें, महदूद वक्त है हमारे पास इस मौजू के लिए। मौलाना साहब जो ऑफर कर रहे हैं अब अगर जो नए CM साहब के जो नामजद हैं उनकी तरफ से कोई बात इन चीज़ों पे नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज को निकालने के लिए आया हूँ, मैं टेररिज्म पे उन्होंने कोई बात नहीं की। हालांकि सबसे बुनियादी मसला जो हमारे सूबे का है वो टेररिज्म का है। अब मौलाना साहब की जो बात आप बता रही हैं, तो देखिए हम चाहते ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम हो, चाहे वो बाहमी रजामंदी
गुफ्तु शुनीद से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हम ये भी समझते हैं कि जंग और जदल और लड़ाई लड़ना जो है ये हर मसले का हल नहीं होता, बट कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि जब एक फरीक बात करने पे रजामंद भी नहीं होता तो फिर आप जंग की तरफ आपको जाना पड़ता है। हम खुद शायद इसको करार देते हैं अगर इस तरह का कोई देर पा और पुरअमन हल इस मसले का निकलता है। लेकिन तो हम यानी तो ये अभी तक कहते उनकी हैं ऑफर कि मुस्तरद उस समझे हम, जो वो ऑफर कर रहे हैं उसके जवाब को आप उनकी उसकी ऑफर को नहीं तस्लीम करते मौलाना साहब की? किस मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि वो मौलाना अफगान हुकूमत से बात करने को तैयार है। देखिए, मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैं मुस्तरद का मैंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने खुशाइंद करार दिया है, बट ये चीजें टॉक शो फिर तो इख्तियार साहब आपका दोहरा मयार है। यही बात तो पीटीआई ने भी कही, उसको तो आपने खुशाइंद नहीं कहा, उसमें को तो आपने दहशतगर्दी की को सिंपैथाइज करने से मुतरादिफ के बराबर करार दिया। मीना खान साहब, आज इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं अगर आप इस तरह बात करके मुझे इस तरह मार के ना आप चली जाए तो ये तो बात नहीं। आप क्लैरिफाई कर लें इख्तियार साहब, आप क्लैरिफाई करता हूँ। लेट मी मुझे मेरा मुद्दा देने। फिर ऐसा है कि पीटीआई का जो कहना है वो कुछ और है। पीटीआई जो है उस पर एलिगेशंस है कि वो वहां पर टेररिज्म की फैसिलिटेशन भी करती है, बिकॉज वी हैव गिवन तकरीबन 500-600 अरब रुपए अप टू पीटीआई, और इन्होंने काउंटर टेररिज्म को भी उसको स्ट्रेंथन नहीं किया। पीटीआई जो है इनकी हुकूमत में, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग पकड़े गए, उनको बाकायदा टेलीफोन करके रिलीज भी करवाया गया। पीटीआई तो ये चाहती है कि विफाक जाए बाहर में, हम करेंगे बात अपनी बसात में और अपने इख्तियार में। ऐसे तो नहीं हो सकते ना। मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो रियासत की कर रहे हैं। मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कर रहे हैं। पीटीआई जो बात कर रही है वो इमरान की और अफगानिस्तान। मैं मीना खान साहब की तरफ जाती हूँ। मीना खान साहब, अगर आपकी इजाजत हो। ठीक है मीना खान साहब, आज इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं अपने पैगाम में, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के साथ साथ बात होनी चाहिए, ये है मेरा मुतालबा। लेकिन आप लोग बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप तो यकसर मुस्तरद करते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन को। शेख वकास साहब ने भी यही कहा कि सोहेल आफरीदी को इसीलिए लाया गया है कि वो सिक्योरिटी ऑपरेशन को रुकवाएं। सो आपको भी ये तय करने की ज़रूरत है कि आप लोग सिक्योरिटी ऑपरेशन बिल्कुल नहीं चाहते, या समझते हैं कि उसके साथ साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुज़ाकरात भी किन बुनियादों के ऊपर होने चाहिए उस अफगान हुकूमत के साथ जो भारत के साथ मुकम्मल इस वक्त इंगेज कर रहा है, और पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से भी बड़ा मुतनाज़ बयान दिया उन्होंने। हाँ देखिए, मुझे बाज़ औक़ात बड़ा गिला रहता है कि जब एक पॉलिटिकल वर्कर जो कि ग्रास रूट लेवल से होके आया हो, और वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऐसे लोग जो है एक ख़ास पावर कॉरिडोर से अहकामात लेके और उनकी ज़ुबान बोलते हो, तो बड़ा शर्म का मकाम है मेरे ख्याल में। नहीं ऐसा करना चाहिए। देखिए, सबको पता है इस वक्त इमरान खान, आप इल्जाम लगा रहे हैं। सर बात सुने। मीना साहब, आप अपने मौक़िफ़ को डिफेंड कर लें, अपनी पार्टी का जो आपका नैरेटिव है। आप अपने इल्जाम न लगाएं। सोहेल आफरीदी, तो मैं इतनी बड़ी चार्जशीट कर दूंगा आपके सामने, बड़ी क्लैरिटी है इस चीज के अंदर। ऐसे मत करें। मीना साहब, आप कंटिन्यू कर लें। इमरान खान हो गए, सोहेल आफरीदी हो गई, पूरी पार्टी, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। सोहेल आफरीदी का आप फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच उठाएं, उसमें उन्होंने अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी बात की और बड़ी क्लियर पॉलिसी दी है, और यहाँ पे जो ऑपरेशन है उसके ऊपर भी दी है। अफगान हुकूमत के साथ अगर आप देखें, अशरफ गनी जिनके पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनको एंगेज किया, उनके साथ डिप्लोमेसी की, मुज़ाकरात की, और इमरान खान के वज़ारत उज़्मा में वही एक टाइम था जहां पाकिस्तान के अंदर जो है मिसाली अमन था। अब हम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक अपने साथ स्टेक होल्डर के तौर पे रखे, कबाइल या माहिदीन को स्टेक होल्डर के तौर पे रखे और उनके साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन मीना साहब, आप ये कहते हैं कि जो इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है वो चलता रहे और साथ साथ ये सिलसिला हो। फिर जो है ना, लोगों को समझ नहीं आएगी। मुझे मुकम्मल करने दें। ये हाल है जैसे आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने कहा। अब मिलिट्री ऑपरेशन की बात है, मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर भी सोहेल आफरीदी साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि तब तक आप मिलिट्री ऑपरेशन को ना करें, क्योंकि जो पिछले मिलिट्री ऑपरेशन कर चुके हैं पहले वो हमें बताया कि उसका कितना फायदा हो चुका है। उससे अगर फायदा होता तो आज हमें मजीद मिलिट्री ऑपरेशन ना करने पड़ते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो वो वहाँ के लोकल जो हमारे कबाइल या माहिदीन हैं, नौजवान हैं, वहाँ की सियासी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इख्तियार वली साहब की भी पार्टी शामिल है,
उनको उनके लोगों को बिठा के और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बिठा के उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक कार्रवाई करें, यूनिलेटरल जो है वो कार्रवाई ना करें। इमरान खान साहब का जो आज का स्टेटमेंट है वो उससे थोड़ा हमें मुख्तलिफ नजर आता है। मैं अब जो महदूद वक्त है तो हाफिज साहब, मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वो आजकल के ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती है या ये आउटडेटेड नैरेटिव है जो हमारे लीडरान, खा वो इमरान खान साहब हो या मौलाना साहब, दोबारा बयान कर रहे हैं? क्यों वो इतनी वजाहतें दे रहे हैं अफ़गान तालिबान के बिहाफ पे, जब अफ़गान तालिबान भारत में बैठ के उनके साथ बगलगीर हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज बना रहे हैं? देखिए अब सब बात यह है, बुनियादी सवाल तो यही है कि हमारानों को अपने गिरबान में देखना चाहिए कि जिस हुकूमत को आप प्रो पाकिस्तान कहते थे अफ़गानिस्तान में, जब 15 अगस्त 2021 को ये हुकूमत आई और काबुल में बड़ा जमा हुई, उस वक्त तो आप कहते थे कि ये प्रो पाकिस्तान हुकूमत है। अब ये क़ुर्बतें उनका इंडिया के साथ कैसे पैदा हुई? क्या ये हमारी पॉलिसियों का नतीजा है? इस पर तो गौर करना होगा ना। मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं, यानी उसकी हुकूमत की 3 साल हुए हैं या 4, पूरे अफ़गानिस्तान में इंडिया का एक कौंसल खाना भी नहीं है और क़ुर्बतें वहाँ पैदा हो रही है बकौल आपके। तो क्यों हुई? क्या आप उनको एंगेज नहीं कर सकते थे? क्या उनसे बैठ के मुज़ाकरात नहीं कर सकते थे? अगर हम इंडिया के साथ बहुत सख्त मराहल आए हैं, जंगें हुई हैं, अभी मई में आपने देखा, अब भी हम कहते हैं कि मुज़ाकरात, हम कहते हैं मस्बत ताल्लुकात, अब भी हम कह रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, मीना खान आफरीदी साहब हमारे साथ शरीक हुए। नाज़रीन, जो मौक़िफ़ है अफ़गानिस्तान की हुकूमत से मुज़ाकरात करने के हवाले से या फिर कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से PTI का, ये हमें बहुत ही अभाम का शिकार नज़र आता है। आइंदा शोज़ में हम इसको ज़रूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जो कोशिशें हुई उसमें जो वादे किए गए किस तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और आइंदा भी ये एक हल नज़र नहीं आता इस मामले का। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। कल अमरीकी सदर ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान बहुत ही खुशी के अल्फाज का, तारीफ़ी कलिमात का एक तबादला हुआ। इसके ऊपर हम बात करेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाक भारत जंगबंदी के बाद से अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान की क़यादत का भी जिक्र कर रहे हैं और सीज़ फायर करवाने में अपने किरदार का भी बार बार जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते ऐसी गुफ्तगू करने का। कल शर्म शेख में गज़ा आम नुमाइंदे के मौके पर भी उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक तरह से तवज्जो का मरकज़ बना दिया। उनको स्टेज पर वो मौजूद थे और न सिर्फ उनको मुखातिब किया बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को भी इस मौके पर उन्होंने याद किया। जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनकी इस अंदाज़ में तारीफ़ की जिसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। भरपूर तारीफ़ करते हुए उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वो नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द करते हैं। देखिए कल शर्म शेख में क्या गैर मामूली मनाजिर थे और किन अल्फाज में एक दूसरे की तारीफ़ें की गई। अब इस जो उनकी गुफ्तगू है इस पर 2 तरह के रद्द अमल हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खुशामद की गई है, लेकिन एक मौक़िफ़ ये भी सामने आ रहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप से डील करने का यही तरीका है। दीगर जो आलमी लीडर्स हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही अंदाज़ अपनाया है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बातचीत कर उनकी तारीफ़ें की जाती हैं और उनकी पॉलिसी भी कुछ इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है। और जितनी बार वो पाकिस्तानी क़यादत की अमरीकी सदर तारीफ़ कर चुके हैं तो जवाब में इसी तरह से गुफ्तगू की जा सकती थी। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज़ में उनकी तारीफ़ की और डोनाल्ड ट्रंप ने जो तारीफ़ी कलमात कहे, इससे क्या मुराद ली जाए। इसके अलावा इससे ज़्यादा अहम मामला जो है वो गज़ा के आम मुआहदे के हवाले से है। वो कितना देर पा होगा और इस सीज़ फायर के ऊपर इसराइल कितना अमल करेगा, क्योंकि उसकी खिलाफ वर्जियाँ अभी से शुरू कर दी गई हैं। 5 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है और जो रिहा किए जाने वाले कैदी थे, फ़लस्तीनी कैदी, उनकी रिहाई के उसके बाद उनके साथ उनको खुशी मनाने से रोकने की इत्तलात हैं। मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियां भी लगाई गई। इस सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब, माहिर हैं आलमी अमूर के। बहुत शुक्रिया जसपाल साहब आपके वक्त के लिए। ये थोड़ा गैर मामूली कल हमें नज़र आया जिस अंदाज़ में, पहले हम बात कर लेते हैं जो एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान। मुसलसल एक हम देख रहे थे कि तारीफ़ का एक सिलसिला तो था सदर ट्रंप की तरफ से नाम लेकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का, लेकिन जिस अंदाज़ में कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको रिस्पॉन्ड किया, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए हर एक का अपना ओपिनियन है।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आपके गिव एंड टेक्स होते हैं। पाकिस्तानीज़ क्यों भूल जाते हैं कि उसने एक रोल प्ले किया और उस स्टेज पे किया जिस वक्त इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। हमारा जो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई 7 को, और हम उस दिन भी चाहते थे डी एस्केलेशन करना, और उसके बाद उसने डिफ्यूज़ करने में मदद की, तो हमें उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे लिए दुनिया में जहाँ मर्जी वॉर हो और फिर पीस हो इम्पॉर्टेंट है, मगर अपने रीजन में और अपने घर में पीस आना या वॉर टल जाना और न्यूक्लियर वॉर टल जाना हमारे लिए उसकी एक बहुत अहमियत है। तो लिहाजा अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे हाई अप्स इस बात की तारीफ़ करते हैं या नॉमिनेट करते हैं, तो बेसिकली तो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपका ये जो एक्ट था इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को डिफ्यूज़ करने का, जो एस्केलेशन में जब तब्दील हो चुकी थी और न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती थी, ये एक बहुत बड़ा रोल है। और हमारे लिए आप पीस आपने रीजन में एक किरदार अदा किया है, उसकी बेस पे हम आपको अपने तरफ से हम कहते हैं कि आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उस मौके पर जो बातें थी वो गजा के अमन मुआहिदे के तनाजुर में देखी गई। उसमें दूसरी बात आप देखें ना, आपने जब चलाया उसमें बड़ा क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आज का जो पीस है, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से एफर्ट्स थी जो पाकिस्तान की प्राइमरी एफर्ट में था कि सबसे पहले सीज़ फायर ख़त्म हो, उसके बाद चीज़ें आगे चलेंगी। और वो सीज़ फायर में इस ट्रंप का रोल तो है, चाहे वो आप जिस तरह मर्जी करें कि वो जेनोसाइड में भी है, उनकी पार्लियामेंट में भी क्या किया, बट एट द एंड ऑफ द डे सीज़ फायर तो हुआ, और सीज़ फायर के साथ एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स भी हुआ। आप ये ना देखें कि एक विक्टर स्टेट है, हमास को किसी स्टेट ने सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं थी, हज़बुल्लाह कंट्रोल्ड हो गई, जो बाकी रजीम्स थे जो ईरानियन सपोर्टेड एक्स ऑफ रेजिस्टेंस थी वो कंप्रोमाइज़ और न्यूट्रलाइज हो गई। उसके दौरान इसराइल एक विनिंग पार्टी थी और उसके अलाइज उसके साथ खड़े हुए थे। जो यहाँ कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की बॉस में क्या खाक सपोर्ट है सिवाय नारे मारने की या सड़कों पे अपने अमलाक को नुकसान पहुँचाने के, कोई मटेरियल सपोर्ट तो नहीं जा रही थी हमास। तो हमास का क्या होना था, ना उनके पास वेपन है, ना उनके पास कोई चीज़ है, ना उनको मटेरियल सपोर्ट मिल रही है। तो उसमें क्या हम कंटिन्यू करते हैं इस वॉर को और सपोर्ट करते हैं या पीस को करते हैं नेचुरली। ठीक है, अब ये बात है, अब मैं सिंबॉलिकली भी आपसे पूछूंगी क्योंकि हमारे लिए एक सेंसिटिविटी भी है इस मामले को लेकर। इसी दिन इस्राएली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने असलहा दिया था इसराइल को, उन्होंने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। अब उसके बेहतरीन इस्तेमाल से मुराद यही है कि गजा में जो जुल्म ढाए गए उस असले का इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज का जो चुनाव है उसको आप कैसे देखते हैं? फ्लैटरी का एक सिलसिला हम देख रहे हैं। जिस खातून वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को नोबेल मिला है, उन्होंने भी सदर ट्रंप की तारीफ की। ये एक पॉलिसी नजर आ रही है ग्लोबल लीडर्स की भी कि उनकी तारीफ करें, लेकिन इनके अल्फाज को आपने कैसे ये मीडिया के अंदर हम हर चीज़ का नरेटिव बिल्ड करते हैं। वो एक जिनका भी है व्यू, मैं उससे एग्री भी नहीं करता, डिसएग्री भी नहीं करता। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पीस के 2025 पीस का बोर्ड लगा हुआ है, 8 नेशंस के लीडर्स बैठे हैं और आपका प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर रहा है और उसको हम एंडोर्स कर रहे हैं, तो उस जगह पे अगर जो एक मैन्युफैक्चरर है उस पीस का, और उससे पहले उसने खुद भी तारीफ की है, ये नहीं कि सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उससे पहले उसने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, फील्ड मार्शल की तारीफ की, और जो उसने अल्फाज यूज़ किए, मेरा ख्याल उसके बाद इतना तो बनता था उसका कि हम भी उसकी तारीफ करें। ये फ्लैटरी तो तब होती कि हम जा बीच में घुस जाते और खड़े होकर, यहाँ हमारे एक स्पीच का टाइम होता और उसमें हम ये करते, तो फिर चले आप कहते हैं। तो ये तो उससे पहले ही पेड द प्राइस फॉर दैट तारीफ उसने की। तो एक सिविलाइज्ड मैनर है, डिप्लोमेटिक मैनर है। वैसे भी डिप्लोमेसी रिक्वायर्स कि आप सॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं इवन हार्ड टाइम्स पे, और आप एक वर्ड की चॉइस आपकी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये चॉइस ऑफ वर्ड्स जो थी अप्रोप्रिएट थी, और उससे पहले ऑलरेडी वो लकली कर भी चुके थे। तो क्या वहाँ पे वो कहते हैं कि जी कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ हो रही है, आपके फील्ड मार्शल की तारीफ हो रही है, आपके एक्ट की तारीफ हो रही है कि आपने पीस में एक रोल अदा किया है, वहाँ क्या आप खड़े होकर कहते हैं कि नहीं आप ये आपने वहाँ पार्लियामेंट में ये किया आपने, तो वो भी तो आपको कह सकते थे आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। देखिए, जब स्टेट्स के जब डीलिंग होती है और जब आपका पॉजिटिविटी की तरफ जब आप डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, आप इमीडिएटली जो हार्श चीज़ें हैं
उनको इग्नोर करते हैं, जहाँ कन्वर्जेंस हो सकती है उसको पिक करते हैं। ये इसी तरह है डिप्लोमेसी में कि आप रेस्टोरेंट में गए हैं, आपके सामने मीनू रखा गया है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि सारा मीनू आपने ऑर्डर करना है, आपको जो चीज़ पसंद है वो करते हैं, और उसके लिए आप अपनी जेब को देखते हैं। तो आपने डिप्लोमेसी में अच्छे लफ्ज़ यूज़ करने आपने किए। सो आप कहते हैं कि सिफारती तौर पर जो अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल होने चाहिए थे उन्होंने वही बिल्कुल किया। उससे पहले क्योंकि उनको ये रेसिप्रोसिटी थी, उससे पहले अल्फाज आपके लिए अच्छे यूज़ हो चुके थे, तो वाई नॉट यू रेसिप्रोकेट। मतलब आप एक बैलेंस, अगर आप मेरे लिए अच्छा अल्फाज यूज़ करते हैं तो क्या मैं कहना शुरू कर दूं कि नहीं आप ये नहीं, ये डिप्लोमेसी और वैसे भी एक सिविलाइज्ड तरीका है। ठीक है। अच्छा, कितना देर पा आपको लगता है कि अब ये सीज़ फायर तो हुआ लेकिन उसकी वायलेशंस भी शुरू हो गई हैं? जो पहले आप बात कर रहे थे उसमें एक चीज़ ज़रूर कॉन्टेक्स्ट क्लियर करते हुए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज भी एक स्टेटमेंट दिया जिसकी पहले थोड़ी गुंजाइश थी उसको दोबारा दोहराने की, और उन्होंने कहा कि हम यही बात करते हैं, हमारी स्टेटेड पॉलिसी यही है फ़लस्तीन के हवाले से कि 1967 के पहले के बॉर्डर्स के मुताबिक। इस बात को उन्होंने एक बार फिर दोहराया। आपको लगता है कि इसराइल ये सीज़ फायर को तस्लीम कर रहा है अभी तक, जो उनका देखते हुए उसकी वायलेशन? देखें, एक है थ्योरेटिकली उनकी पार्लियामेंट ने इसको एंडोर्स किया, जिसमें ये 20 पॉइंट्स थे और उसके अंदर उन्हें एंडोर्स किया, और उसके बाद 72 घंटे में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई। दूसरी तरफ देखें, नेतन्याहू जो है उसका सर्वाइवल है, पॉलिटिकल सर्वाइवल है। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस सीज़ फायर के बाद शायद उसकी गवर्नमेंट ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि उसको दो मिनिस्टर्स की सपोर्ट है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो इसराइल की पार्लियामेंट है वहाँ वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे है, वहाँ पे ये मेजॉरिटेरियन सिस्टम से लोग इलेक्ट होकर नहीं आते। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दो लोग भी एक पार्टी के, और जो रेडिकल है, एक्सट्रीमिस्ट है, उनकी सपोर्ट की वजह से नेतन्याहू की गवर्नमेंट खड़ी है। दो अगर वहाँ से वो हट जाते जो मिनिस्टर्स हैं, उनका पहला एजेंडा पहले दिन से एनेक्सेशन ऑफ गाजा, एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक। और अगर ये देखें, इतनी वॉर 2 ईयर्स की मैसिव अमेरिकन सपोर्ट, मैसिव अमेरिकन कम यूरोपियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की सपोर्ट, उसके बावजूद मैसिव जो फायर पावर का यूज़ एनेक्स तो नहीं कर सके वो। तो इस और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो डिमांड है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जो हम भी कहते हैं कि इसराइलीज का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड को फुलफिल किया, वो भी क्वाश नहीं हो सकी। तो उसके बाद जो 2 स्टेट का ये प्रोसेस शुरू हुआ था 1973 में, कल्मिनेट हुआ 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड में। तो सब ने कहा 2 स्टेट्स को सपोर्ट करते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी तो 2 स्टेट की तरफ ले जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये डिप्लोमेटिक वे है, क्लियर कट चीज़ के ऊपर ना, तो उसके अंदर जो ये सारा प्रोसेस हुआ है उनकी पार्लियामेंट ने किया। और इसलिए मगर ये देखिए 2 साल की जंग है जिसमें एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हुआ है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जो वीकर पार्टी थी उसने गुरिल्ला वॉरफेयर, इनोवेटिव स्ट्रेटजी, और उसके अंदर देखें अभी भी हमास के बहुत से ग्रुप होंगे जो इसको प्रेफर करेंगे कि इससे बेहतर है शहादत हो जाए वापस जाने से। तो ये अब इतनी बड़ी वॉर के बाद आपको कुछ चिंगारियाँ बरकतें नज़र आएंगी। अब देखना ये है कि नेतन्याहू को अगर उसकी गवर्नमेंट जा रही है तो क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो रेडिकलाइज है, उससे आप कोई चीज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर सेक ऑफ हिज गवर्नमेंट। और अगर उसकी गवर्नमेंट आज ख़त्म हो जाती है या नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन में ख़त्म हो जाती है, ही विल बी बिहाइंड द बार्स। उनके सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ है, उनकी मेजॉरिटी उसके खिलाफ है। तो लिहाजा आप एक रीजनल कंटेक्स्ट में रियलिटीज के साथ चले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जसपाल साहब, आपके कीमती वक्त और के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।